गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? चलो बहुत अच्छी बात है। और कैसे रहे कल का सेशन आप लोगों का? क्वेश्चंस कैसे थे? आप लोगों ने बताए कि नहीं बताए? मैंने देखा था कुछ को बच्चों के जवाब आते हैं, रिप्लाई आते हैं, अदरवाइज जो स्टूडेंट लाइव रहते हैं कुछ जो है अपना रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझते। ऐसा क्यों भाई? क्या आप लोग बताना जरूर नहीं समझते कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, या फिर आप लोगों को सेशन कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए थे? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। जो भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ क्लास को एंड में मतलब जाने तक देखने के बाद लास्ट में मुझे जरूर बता के जाइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन जो है वो मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों के प्यारे प्यारे आंसर जो है वो आने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, कंटिन्यू बने रहने चाहिए, बीच में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। और सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस तरह से। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, कुछ देखिए कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम हमने सिलेबस नहीं किया हो। अरे भाई सिलेबस नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों का सिलेबस भी हो जाएगा। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम नए आए हैं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बच्चे देखिए, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहती हूँ, कई बार हमें सुना हुआ हमेशा याद रहता है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे क्लास में क्वेश्चंस के साथ में कॉन्सेप्ट्स भी करते हैं, इसलिए आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप लोगों ने जो पहले सुनी हो तो उसको दोबारा सुनना या समझना बहुत ही इजी हो जाता है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द कैपिटल ऑफ द हर्ष एम्पायर वाज। हर्ष जो वर्धन है, आप सभी को यहाँ पे हर्ष का नाम देख के पता चल गया होगा कि द वर्धन एम्पायर का जो शासक है हर्ष है, उसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग एंड थानेश्वर। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? क्या वो कन्नौज थी, क्या वो पाटलिपुत्र थी, क्या वो प्रयाग थी, क्या वो थानेश्वर थी? हाँ जी, जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या थी हर्ष के साम्राज्य की राजधानी, क्या थी? बताइए जल्दी जल्दी स्टूडेंट। आप सभी को मैं बताऊं कि पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य एवं गुप्तों के टाइम पीरियड में थी। यहाँ पे तो ये बात खत्म कर दीजिए। प्रयाग इलाहाबाद में भी नहीं आता है। बचा क्या? थानेश्वर और कन्नौज। थानेश्वर जो थी वो हर्ष से पहले जो उसके फादर थे प्रभाकर वर्धन एंड राज्यवर्धन, उन सभी की कैपिटल थी। लेकिन जब हर्ष गद्दी पर बैठा तो उसकी कैपिटल क्या थी? कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, सुनिए ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है, हर्ष की एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। हर्ष की एक बहन थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री की जो शादी थी वो कन्नौज के किसी राजा से हुई थी। ठीक है, अब क्या होता है, जो कन्नौज का राजा है वो मर जाता है। जो राजश्री है वो अपने भाई से कहती है कि भैया तुम मेरी गद्दी को संभाल लो, क्योंकि मैं अकेले नहीं संभाल सकती। तो हर्ष जो है वो कन्नौज का राजा बन जाता है और कन्नौज को अपनी क्या बना लेता है? कैपिटल बना लेता है। क्या बना लेता है? कैपिटल बना लेता है। याद रखिएगा, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया कि कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्ष की राजधानी थी। और वैसे भी आप स्टूडेंट देखिए, अगर जब हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो सारा किसके अंडर था? कन्नौज के अंडर में था। मतलब कि अब मोहम्मद गौरी से पहले जो राजपूत पीरियड पढ़ते हैं, उस राजपूत पीरियड में जो कैपिटल रही है वो कौन सी रही है? कन्नौज रही है। कौन सी रही है? कन्नौज रही है। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे यार ये क्वेश्चन तो नया है, थोड़ा अजीब सा है। भाई नया है तभी सीखोगे ना, हर चीज नए से शुरुआत होती है। तो मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की थिंकिंग ऐसी होगी यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब सा था, क्वेश्चन कैसे करेंगे? नहीं, आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन ही लाना हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर पुरानी बार बार में एक ही चीज की जानकारी देते रहेंगे तो उसका क्या फायदा? बात समझ में आई? तो कुछ नया सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन, अजंता और जो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। अजंता की गुफाएं आपने सुनी हुई हैं, एलोरा की केव सुनी हुई हैं, आप सभी ने सुनी हुई हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे रिलेट करती हैं? अपने गौतम बुद्ध से रिलेट करती हैं, बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी से रिलेट करती हैं। एलोरा को मंदिरों का नगर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एलोरा और अजंता दोनों के अंदर ही कुछ न कुछ हमें धार्मिक जो हमें मिलती हैं। अजंता की गुफाओं में हमें महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में पता चलता है कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने घर को छोड़ा, कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, वो कहाँ कहाँ गए, वो सारा हमें अजंता की गुफाओं में पता चलता है। ये अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं कहाँ पे हैं, आप लोगों को ये बताना है। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। या तो ये पूछा जाएगा अजंता केव्स कहाँ पे है, या पूछा जाता है एलोरा केव्स कहाँ पे है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये आंध्र प्रदेश में है, क्या ये एमपी में है, क्या ये महाराष्ट्र में है, एंड ये क्या राजस्थान में है? जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, मुझे पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जल्दी 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 बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। हाँ जी, क्या आ सकता है? आप सभी को बता दो, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। याद रखिएगा, जो अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछने वाला या छपने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आई? तो अजंता एंड एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, मोस्ट और सबसे अच्छा फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के फादर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हर बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में पता होता है, उसी तरह से अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के फादर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो कुछ बच्चों के लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाला सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों के लिए नींद वाला सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के फादर कौन है, किसकी वजह से आप लोगों को ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, तो आप लोगों को ये बताना है। हाँ जी, देखिए होता है ना कि हम कई बार हम सोचते हैं कि यार ये हिस्ट्री किसने बनाई, मैथ्स किसने बनाई, किसने ये पॉलिटिकल साइंस बनाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं हिस्ट्री के फादर कौन है। आप मुझे बता सकते हैं हिस्ट्री के फादर कौन है? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकती हूँ। कोई भी फिल्म होती है, उस फिल्म में सबसे मेन कौन होता है? कौन होता है? हीरो होता है। तो इतिहास भी क्या है? एक फिल्म है। हम फिल्म ही तो देखते हैं। मैं क्लास में जब आप लोगों को करवाती हूँ तो आप मुझे क्या कमेंट करते हैं कि मैम हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम फिल्मी दुनिया में घूम रहे हैं, हमें क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, हम इमेजिनेशन करने लग जाती हैं कि ये व्यक्ति ऐसे आ रहा होगा, इसने ऐसे किया होगा, इसने ऐसे। तो आप लोग क्या करते हो, क्या कहते हो मुझे कि मैम हमें ऐसा लगता है कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो मैं ये जो फिल्म दिखाती हूँ आप लोगों को, इस फिल्म में कोई हीरो भी तो होगा, कोई फिल्म का हीरो भी तो होगा। तो इस हीरो को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। याद रखिएगा, द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरो से ही क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। तो हिस्ट्री का हीरो कौन है? हेरोडोटस है। हिस्ट्री का हीरो कौन है? हेरोडोटस है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा, हेरोडोटस जो है वो क्या है? हिस्ट्री का फादर है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। इसने ही सबसे पहले किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, इसने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका के अंदर ही सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया गया था। भारत मतलब इतिहास पर लिखी गई पहली बुक कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? हिस्टोरिका थी, जिसका फादर कौन था? हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि हेरोडोटस जो है उसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। इसी के साथ तो 3 ऑप्शंस बच गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आप सभी को पता है ना कि कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा और एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। जरूरी नहीं होता हर सब चीज हम सब्जेक्ट के लिहाज से याद करें।
में। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, जिसकी अभिज्ञान शकुंतलम, जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी, जो दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है। विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कुमार संभव है, रघुवंश है, मेघदूतम है, ये सारी ऋतुसंहार है, ये सारे कालिदास की क्या है? रचनाएं हैं। इस कारण से भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त की किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस है। इस मुद्रा राक्षस से आपको मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य को नीच मतलब कुलहीन क्यों कहा जाता है, लोअर कास्ट वाला क्यों कहा जाता है, वो सारा कुछ आपको किसमें बताया गया है? विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं सुकरात की। तो आप सभी को पता है कि सुकरात क्या है? एक फिलोसफर है, जो क्या है? एक दार्शनिक, जो एक विचारक है। बात समझ में आई? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विशाखा दत्त, जिसकी किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। एंड सुकरात कौन है? एक फिलोसफर है। कौन है? फिलोसफर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कंक्यूड बंगाल एंड बिहार। मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? हाँ जी भाई बताइए, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि इसने बिहार के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन सी? आप सभी को पता है एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र रही है नालंदा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी पर क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी को? नालंदा यूनिवर्सिटी को। और कौन सी यूनिवर्सिटी को? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। दो यूनिवर्सिटीज को आग लगा दी थी। एक का नाम था नालंदा और एक का नाम था विक्रमशिला। दोनों ही यूनिवर्सिटी को उसने आग लगाई थी। और इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज के अंदर, खासकर नालंदा यूनिवर्सिटीज में, हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो इतना भंडार था, हमारी जो इतनी ज्ञान की जो बातें थी, वो वहीं पर जलकर राख हो गई थी। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम है। आप सभी को पता है मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था बख्तियारुद्दीन खिलजी, एक का नाम था यलदौज और एक का नाम था कुबाचा। एक का नाम था कुबाचा। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था बख्तियारुद्दीन खिलजी, एक का नाम था यलदौज और एक का नाम था कुबाचा। क्लियर? बात समझ में आई? जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बात समझ में आ रही है कि मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उस मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, 4 स्लेव्स थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था बख्तियार खिलजी, एक था यलदौज और एक था कुबाचा। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसको तो आप बिल्कुल ही काट दीजिए, क्योंकि ये तो मोहम्मद गौरी का दास तो था ही नहीं। बात समझ में आई? अब बचा 3। ठीक है, तो यलदौज को तो इसने कहाँ का? यलदौज का तो इसने कहाँ का? मतलब कि सिंध और मुल्तान का। सिंध और मुल्तान का क्या बना दिया? नहीं, यलदौज का तो इसने गजनी का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। मतलब यलदौज को किसका? गजनी का सूबेदार बनाया। और कुबाचा को किसको बनाया? सिंध का। कुबाचा को कहाँ का? मतलब कि कुबाचा को सिंध का कमांडर बना दिया और यलदौज को किसका? गजनी का कमांडर बता दिया। अब बचा क्या? बख्तियारुद्दीन खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का बना दिया? भारत का बना दिया। अब भारत के अंदर बंगाल और बिहार आता है, तो वो कौन था? बख्तियारुद्दीन खिलजी। बख्तियारुद्दीन जो खिलजी था, उसे बिहार और बंगाल का कमांडर बनाया गया और वहीं पर उसने बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को उसने क्या किया था? खत्म किया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे भारत का कमांडर बनाया गया था, दिल्ली और अजमेर का। दूसरा था बख्तियारुद्दीन खिलजी, जिसे बंगाल और बिहार का कमांडर बनाया गया था। तीसरा था यलदौज, जिसे गजनी का कमांडर बनाया गया था। और चौथा था कुबाचा, जिसे सिंध का कमांडर बनाया गया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया? तो इसी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन यही पूछा गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने खत्म किया था? तो किसने खत्म किया था? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने।
क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली रोड अशोका पिलर टू दिल्ली? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अशोक के पिलर्स को उठाकर कहां पर लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था। आप सभी को पता है अशोक के कितने हैं? 7 पिलर्स है, मतलब 7 जो हैं पिलर्स है, पिलर एडिक्ट्स हैं, 7 स्तंभ लेख हैं जो हमें 6 जगह से मिले हैं। कितनी जगह से? 6 जगह से। आप लोगों को मैंने जब टॉपिक करवाया था तो आप याद कीजिए। एक था टोपरा, टोपरा में क्या था? एक पिलर था। टोपरा में क्या था? एक पिलर था। टोपरा कहां पे आता है? अंबाला में, अंबाला हरियाणा में। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स बात को कि अंबाला हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है टोपरा। वहां पर अशोक ने एक पिलर रखवाया था। उस पिलर के ऊपर अपने बारे में काफी कुछ उसने बताया। बात समझ में आई? मतलब काफी कुछ लिखवा दिया। अब जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा कि ये जो अंबाला वाला जो पिलर है, क्यों ना मैं उसको उठाकर दिल्ली ले जाऊं, तो इसे कहां पर ले गया? वो दिल्ली में ले गया। कहां पे ले गया? दिल्ली में ले गया। तो ये क्या बन गया? दिल्ली टोपरा। क्या बन गया? दिल्ली टोपरा। दूसरा हम बात करते हैं मेरठ की। एक जो है वो कहां पे था? अशोक का जो पिलर एडिक्ट्स था, पिलर स्तंभ लेख जिसे हम कहते हैं, वो कहां पे था? मेरठ में था। कहां पे था? मेरठ में था। यहां पर भी अशोक की काफी सारी बातें लिखी हुई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने सोचा यार ये मेरठ में ना सही नहीं है, क्यों ना मैं उसे उठाकर कहां पे ले जाऊं? दिल्ली ले जाऊं। तो मेरठ वाले को उठाकर भी कहां पे ले, क्योंकि पिलर आप सभी जानते हो जो खंबे होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, उनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। ये बात आप लोग जानते हो। बात समझ में आई? आप पिलर जानते ही हो कि पिलर जो होते हैं उनको एक स्थान से, जैसे बिजली के खंबे होते हैं, उसी तरह से ये जो खंबे थे, आप याद इमेजिनेशन कर लीजिए, जैसे बिजली के खंबे हैं वैसे ये ही खंबे हैं। इन खंबे के ऊपर अशोक ने अपने बारे में कुछ लिखवाया था। एक खंबा हमें, एक पिलर हमें कहां से मिला? टोपरा से, अंबाला हरियाणा में। ये जो टोपरा में जो था, इसे उठाकर फिरोज शाह तुगलक कहां पे ले आया? दिल्ली ले आया। एक पिलर एडिक्स हमें कहां से मिला? मेरठ से, यूपी के अंदर। वो उठाकर कहां पे ले आया? दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो 2 जो है पिलर एडिक्स, 2 स्तंभ लेख, 2 खंबे उठाकर कहां पे लेके आया था? दिल्ली लेकर आया था। एक था दिल्ली टोपरा और एक था मेरठ। कई बार क्वेश्चन आता है टोपरा कहां पे है, तो वो कौन सा है? अंबाला हरियाणा में। फिरोज शाह तुगलक कौन कौन से पिलर एडिक्स को लेकर आया था? एक तो लेकर आया था टोपरा और एक लेकर आया था मेरठ लेके आया था। और कहां पे लेके गया था? दिल्ली लेकर गया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो आपका आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को इस तरह के काम करना बिल्कुल पसंद था, इस वजह से उसने ये काम किए थे। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान? दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ मतलब कि अशोक पिलर, जहां पे अशोक के बारे में लिखा हुआ था, को उठाकर दिल्ली ले आया। तो एक अशोक का स्तंभ कहां पे था? टोपरा में, जिसे उठाकर दिल्ली ले आया। एक अशोक का स्तंभ मेरठ में था, यूपी के अंदर, जिसे उठाकर कहां पे ले आया? दिल्ली ले आया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी, आप सभी को पता है खिलजी वंश का संस्थापक है। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का विद्वान, आप सभी को पता ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, उसका क्या है? संस्थापक है। मोहम्मद गोरी का क्या है? दास है, जिसने कभी भी सुल्तान बनने की डिग्री नहीं ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, द किलर ऑफ अबुल फजल वाज रिवॉर्डेड बाय। अबुल फजल के हत्यारा, अबुल फजल आप सभी को पता है। अबुल फजल पता ना आपको कौन है? जिसने अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा। ये अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक है, 9 हीरो में से एक है। कौन? अबुल फजल। आप सभी को पता है अकबर के कितने रत्न थे, कितने हीरे थे? 9 हीरे थे। उन 9 हीरो में से एक कौन था? अबुल फजल था। इसने क्या लिखी थी? अकबरनामा। इसे हम आईने अकबरी भी कहते हैं, आईने अकबरी भी कहते हैं, आईने अकबरी भी कहते हैं। अब इतना एजुकेटेड बंदा, इतना समझदार बंदा, कौन ऐसा व्यक्ति था जो इसको मारने के लिए सुपारी दे रहा है? कौन था वो?
बताओ मुझे, कौन था जो इससे उसको चिढ़ मचती थी, उसको ये पसंद नहीं था, तो वो कौन था? बताइए मुझे, कौन व्यक्ति अबुल फजल को मारना चाहता था? वो कौन था? शहजादा सलीम था। कौन था? सलीम से कुछ याद आया? सलीम से कुछ याद आया? सलीम को ही हम क्या कहते हैं? जहांगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जहांगीर कहते हैं। जो क्या था? मुगल बादशाह था। तो वो कौन था? जहांगीर था। बात समझ में आई कि अबुल फजल को मारने की सुपारी किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? सलीम कहते हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों का बचपन में नाम होता है ना, उसी तरह से जहांगीर का भी बचपन में नाम था, जिसका नाम था सलीम। क्यों? क्योंकि अकबर को देखो, अकबर की ना कोई भी औलाद नहीं थी, अकबर के कोई भी बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। तो अकबर को अपना वंश बढ़ाना था। तो अकबर जो था वो कहाँ पे गया था? अजमेर गया था। अजमेर में एक ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की सलीम चिश्ती की क्या है? दरगाह है। क्या है? दरगाह है। अकबर कहाँ पे गया था? वहां गया था। और सलीम चिश्ती से इसने क्या लिया था? आशीर्वाद लिया था। इसी नाम की वजह से इसने क्या लिया था? सलीम के नाम पर ही इसने क्या रखवाया था? इसका नाम रखा था। जहांगीर का नाम सलीम रख दिया। लेकिन जब जहांगीर बड़ा हुआ, गद्दी पर बैठा, तो वो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। और जहांगीर ने अबुल फजल को मारने की क्या दे दी? सुपारी दे दी। क्या दे दी? सुपारी दे दी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बात समझ में आई? और किसको दी थी? जहांगीर ने अबुल फजल को मारने के लिए किसको कहा था? जहांगीर का एक फ्रेंड था जिसका नाम था वीर सिंह। क्या नाम था? वीर सिंह। वीर सिंह बुंदेला। उसको क्या, क्योंकि वो वीर था, शक्तिशाली था, इस वजह से जहांगीर ने कहा कि जाओ और अबुल फजल को क्या कर दो? मार दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलाना है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। काटा माटा ही तो मारना है यार, कुछ नहीं करना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? थर्ड बैटल आप सभी को पता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में? मराठों के बीच में। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। क्लियर? बात समझ में आई? सेकंड बैटल ऑफ तराइन आप सभी को पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कौन मारा गया था? पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। पृथ्वीराज चौहान। क्लियर? बात समझ में आई? अकबर की डेथ कब हुई थी? आप सभी को पता है 1605 में हुई थी। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो बताइए, ए का क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। ए का थर्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। ए का थर्ड, बी का क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा, सी का 4 रहेगा, डी का क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द नेशनल अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। आप सभी को पता है कि 1905 में बंगाल का वंड हुई थी, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उस टाइम पर बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए जो राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिज्म वाले थे, उनके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे? मतलब कि बंगाल की जो विभाजन है, बंगाल की जो वंड है, उसके खिलाफ नेशनलिज्म वालों ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो, बंगाल के विभाजन को रोका जा सके। और हुआ भी ऐसा। इन्होंने जो जो प्रोग्राम चलाए, इस वजह से अंग्रेजों को लगा यार हमारा तो काफी सारा नुकसान हो रहा है, और 1911 में जाकर बंगाल की वंड को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम थे वो आप लोगों को बताने हैं। आप लोगों को पता है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सभी लोगों को क्या कहा था कि तुम क्या करो? बायकाट करो। क्या करो? बायकाट करो। क्यों? क्योंकि जब हम अंग्रेजों की चीजें खरीदते हैं, अंग्रेजी माल से बनी हुई चीजें खरीदते हैं, तो अंग्रेजों को फायदा होता है, न कि हम भारतीयों को फायदा होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो विदेशी जो चीजें हैं उनको क्या कर दो? बायकाट कर दो। आप सभी को पता है, जैसे कोई बड़ा त्योहार होता है, दिवाली आती है, होली, तो कहते हैं ना चाइनीज खिलौने मत यूज करो, चाइनीज पटाखे मत यूज करो। तो वो क्या है? हम दूसरी चीजों को क्या कर रहे हैं? बायकाट कर रहे हैं। तो क्या करो? बहिष्कार करो। स्वदेशी मतलब कि खुद के देश की बनी हुई चीजों को ही
यूज करो जिससे हमारा और हमारे देश का क्या हो, फायदा हो। क्लियर? ताकि अंग्रेजों को पता चल सके कि भारतीयों में कितनी दम है। अगर हम उनसे कोई माल खरीदेंगे ही नहीं तो उनका अर्निंग सोर्स नहीं हो पाएगा और वो मजबूर हो जाएंगे बंगाल के वंड को खत्म करने के लिए। तो बहिष्कार उन्होंने कहा, स्वदेशी कहा, असहयोग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो असहयोग है वो गांधी जी ने शुरू किया था 1920 के अंदर, तो ये तो बात खत्म हो गई। नेशनल एजुकेशन, इसके अंदर बंगाल की जब वंड हुई थी तब उसमें ये कहा गया था कि जो अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी जो किताबें हैं, अंग्रेजी जो टीचर हैं, उनका क्या कर दो, बायकॉट कर दो, और स्वदेशी शिक्षा मतलब कि जो भारतीय एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, चू चा ची चा चा कर रहा है, तो आप वहीं से उठकर चले जाओ और उसको कहो कि हिंदी हमारी देश की भाषा है। बात समझ में आई? तो हम उसी में ही क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर हमारी नेशनल जो शिक्षा है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा है, जिसके अंदर आम बोलचाल की जो भाषा उसे अपनाया गया और कहा गया कि जो विदेशी जो लैंग्वेज है, विदेशी जो शिक्षा है, उसको हम क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। नॉन कॉपरेशन असहयोग नहीं आएगा, क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया एक सत्याग्रह था। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 देखिए कहां पे ऑप्शन में, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो याद रखिएगा, जब बंगाल की वंड हुई थी तो कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे? एक तो नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। अगर कोई आपसे क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो आप उठकर वहां से चले जाइए। दूसरा, स्वदेशी, खुद के देश की चीजों को यूज करो, और तीसरा, विदेशी चीजों का क्या करो, बायकॉट करो, बहिष्कार करो। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी भाई, जो मशहूरी आ चुकी है, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए भैया। हाथ से समय जो है निकलता जा रहा है, समय जो है वापस लौट के नहीं आता, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो और कूपन कोड लगाओ AC 512। ज्यादा जानकारी के लिए 7710104040 पे डायल करो, अपने आप को एनरोल करवाओ अगर आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट की या फिर पीएस टेट की तैयारी करनी है तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म बिल वाज पास्ड इन। मार्ले मिंटो जो सुधार था, वो जो विधेयक जो है वो पारित किया गया। कुछ याद आया आप लोगों को? मार्ले मिंटो को देखने के बाद कुछ याद आया? हाँ जी बताइए, कुछ याद आया मार्ले मिंटो को देखने के बाद? देखिए स्टूडेंट, आप याद कीजिए, जब मैंने आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताया था, मुस्लिम लीग का जो एक नेता था सर आगा खां, सर आगा खां, वो 1906 के अंदर शिमला में किससे, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। उससे मिलने गया था। ठीक है, तो मिंटो ने इसको भड़काया सर आगा खां को कि जैसे हिंदुओं ने अपनी एक पार्टी बनाई है कांग्रेस, वैसे तुम्हें भी अपनी एक क्या बनानी चाहिए, पार्टी। तो सर आगा खां ने कहा कि हम तो चलो एक पार्टी बना लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा साथ कौन देगा, मतलब इसके अंदर हम कैसे, हम रिजर्वेशन मिलेगा। तो मार्ले मिंटो ने कहा कि ये बात आप लोग हम पे छोड़ दो, बस आप जाके अपनी एक पार्टी बनाइए। बात समझ में आई? सर आगा खां आया, उसने सर नवाब सलीमुल्लाह खां से क्या की, बात की। किससे बात की? नवाब सलीमुल्लाह से क्या की, बात की। नवाब सलीमुल्लाह ने कहा कि हाँ मिंटो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें क्या बनानी चाहिए, एक पार्टी बनानी चाहिए जिसे हम क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग कहेंगे। क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग कहेंगे। मुस्लिम लीग कहेंगे। दिसंबर 1906 के अंदर ढाका के अंदर क्या बनाएगी, एक पार्टी बनाएगी जिसे क्या नाम दिया गया, मुस्लिम लीग दिया गया। ठीक है, अब ये मुस्लिम लीग बन तो चुकी है, लेकिन मुसलमानों को क्या चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए। तो 1919 के अंदर एक एक्ट आया जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें मिंटो कौन है, भारत का वायसराय है, और मार्ले कौन है, भारत का सेक्रेटरी है, मतलब कि अंग्रेजों का सेक्रेटरी है। बात समझ में आई? अंग्रेजों का क्या है, सेक्रेटरी है। कौन है, सेक्रेटरी है। बात समझ में आई? तो मार्ले मिंटो दोनों ही साथ में थे, वो अपना एक एक्ट लेकर आए जिसे हम मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्या गया, पहली बार भारत के अंदर मुसलमानों को क्या दिया गया, रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। ये इस टाइम पे 1909 के अंदर एक क्या बीज बोया गया था, वो भी कैसा बीज था, एक जहर का बीज था, जो आगे जाकर 1947 में एक पेड़ बना
बना, जिसे हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। तो 1909 के अंदर मुस्लिम्स को क्या मिल गया था, रिजर्वेशन मिल गया था। क्या मिल गया था, किसके अंदर, 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट के अंदर, 1909 में। क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसी के साथ अब 1905 में आप सभी को पता है बंगाल की वंड हुई थी। 1911 में बंगाल की वंड को खत्म किया गया था और 1920 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई थी, एनी बेसेंट जो थी, जो एक आयरिश महिला थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी 1917 के कांग्रेस के कैलकाटा सेशन की। वो जो एनी बेसेंट थी वो ज्यादातर किस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, मतलब कि वो उसने क्या शुरू किया था। हालांकि एनी बेसेंट सब जगह से जुड़ी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा किससे जुड़ी हुई थी, क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई थी, क्या वो होम रूल से जुड़ी हुई थी, क्या वो खिलाफत से जुड़ी हुई थी, क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। तो मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, नॉन कॉपरेशन से एनी बेसेंट नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन की बात की थी जब महात्मा गांधी जी ने, तो एनी बेसेंट को उनकी ये जो बात है, उनका जो आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उन्होंने कांग्रेस से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो एनी बेसेंट थी उसने अपना एक मूवमेंट शुरू किया जिसे हम क्या कहते हैं, होम रूल मूवमेंट। इसके अंदर क्या था कि हम क्या हैं, हम भारत के अंदर अपनी क्या चाहते हैं, सरकार चाहते हैं, हम अपनी गृह सरकार, हालांकि अंग्रेजों की सरकार रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंग्रेजी सरकार के अंदर हम सरकार चाहते हैं जिसे हम डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई थी, होम रूल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट है दिसंबर का एग्जाम, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक आप लोगों का, जो जून के लिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि जून तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो दिसंबर तक आप लोगों का जो बैच है, आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन स्टूडेंट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, हमेशा एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि आप लोग जो है क्लास लगाइए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, एक्स्ट्रा आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी वो आप लोगों को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, लिखने की बजाय सुनने से बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होता है। लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को लगती है कि यार हमारे लिए बहुत नई है, तो आप वो चीज़ नोट कर सकते हैं। बाद में भी आप एक बार आप क्लास को लाइव देख लीजिए, उसके बाद आप दोबारा क्लास को देख लीजिएगा कभी भी, जब भी आप टाइम लें, और उस टाइम पर आप लोग उसको नोट कर लीजिए। क्लियर, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं जो है विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी समय। एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को कुछ बनने के बाद। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स एंड थैंक यू।